सो हम देख रहे हैं चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजिंग का थर्ड सेशन। तो सेकेंड सेशन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टेप्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, और हमने स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो 5 स्ट्रक्चर्स है, लीनियर, फंक्शनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल और मैट्रिक्स, ये पांचों का हमने एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी भी देख लिया था। और ये सेशन में हम यही स्ट्रक्चर ऑफ पांचों जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। तो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि टॉप डाउन होता है, सब कुछ एक लाइन में चलता है। जो सबसे ऊपर जो इंसान है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद उसके नीचे जो पर्सन है उसके पास थोड़ा कम पावर है, थोड़ी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरीके से आप जैसे जैसे नीचे जाते रहते हो, नीचे वाले लेवल पे जाते रहते हो, तो सबसे लोअर लेवल पे जो इंसान है उसके पास सबसे कम पावर है, सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे हम इसमें चार्ट में देखेंगे, सबसे ऊपर कौन है, कोई भी कंपनी को सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में कौन रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो भी इंस्ट्रक्शन है, वो जो भी पॉलिसी बनाते हैं, वो सब कुछ इम्प्लीमेंट करने का काम किसका रहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर का रहेगा या CEO का रहेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रहेगा। यहाँ पे हमने जनरल मैनेजर मेंशन किया है। जनरल मैनेजर भी मतलब ये सिर्फ डेजिग्नेशन के अलग अलग नाम है। मैनेजिंग डायरेक्टर बोल दो, CEO बोल दो, जनरल मैनेजर बोल दो, ये सब अलग अलग नाम है पोस्ट के। काम तो यही रहेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे ऊपर है, उसके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कही हुई बात मानने के लिए आपके जनरल मैनेजर या MD रहेंगे। जनरल मैनेजर के नीचे फिर अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए होंगे। हमने देख लिया स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में कि आपको किस तरीके से अपने फंक्शंस जो भी आपको काम करने हैं वो सब आप लिस्ट आउट करोगे। उसके बाद आप सारे काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं जनरल मैनेजर के अंडर में, और हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होगा जो कि जिसको हम कहेंगे डिपार्टमेंटल हेड। जैसे अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका हेड हो सकता है कोई चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर हो सकता है। अगर कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर आप उसको नाम दे सकते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो चीफ फाइनेंस ऑफिसर। ऐसे कोई भी अगर कोई लीगल डिपार्टमेंट है तो उसका हेड चीफ लीगल ऑफिसर हो सकता है, जो कि कंपनी सेक्रेटरी भी रह सकता है। तो इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक डिपार्टमेंटल हेड होगा। डिपार्टमेंटल हेड के नीचे फिर और दूसरे लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नीचे एक परचेस ऑफिसर हो सकता है जो कि सब खरीदेगा, और एक प्रोडक्शन ऑफिसर भी हो सकता है जो कि जो भी खरीदा हुआ सामान है उससे हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, फैक्ट्री का ध्यान रख सकता है, तो प्रोडक्शन ऑफिसर रहेगा। फिर परचेज ऑफिसर के नीचे सुपरवाइज़र हो सकता है, क्लर्क हो सकता है। प्रोडक्शन ऑफिसर के नीचे सुपरवाइज़र हो सकता है, फॉरमैन हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं। तो जिस तरीके से लाइन में नीचे नीचे जा रहा है। सो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट सिंपल एंड एशियंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्मेट है। ये आर्मी में फॉलो किया जाता है, इसीलिए इसको आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत ये अच्छी रहती है कि हमें पता है हमारा सीनियर कौन है, तो हमें किसके पास से ऑर्डर लेना है। तो ऐसा नहीं होगा कि दो अलग अलग इंसान आपको ऑर्डर दे रहे हैं, आपको सिर्फ एक ही इंसान ऑर्डर देगा, आपको सिर्फ एक ही इंसान की बात माननी है। कभी कभी होता है कि भाई जब सीनियर होते, मतलब 2-3 अलग अलग सीनियर होते हैं, सब लोगों की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। मार्केटिंग ऑफिसर को अपना काम करना है, प्रोडक्शन ऑफिसर को अपना टारगेट होता है। तो सब लोग आके अगर एक ही बंदे को ऑर्डर देना शुरू कर देंगे तो वो बंदा किसका काम करेगा। समझ रहे हो कि वो प्रोडक्शन मैनेजर को इम्पोर्टेंस देगा, मार्केटिंग मैनेजर को इम्पोर्टेंस देगा, किसको इम्पोर्टेंस देगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा वो चीज़। तो इससे क्या होगा, इससे अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसलिए लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में है, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो वो सिर्फ प्रोडक्शन ऑफिसर की बात मानेगा। अगर मार्केटिंग ऑफिसर आके कुछ उसको बोलेगा तो भी उसको उसकी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। वो जाके पहले अपने प्रोडक्शन ऑफिसर से बोलेगा कि देखो मार्केटिंग वाले मुझे ये बोल रहे हैं, फाइनल ऑर्डर आप मुझे दो कि मुझे क्या करना है। तो उसको सिर्फ अपने हेड की ही बात माननी है, किसी और पर्सन की बात नहीं माननी। उससे कॉन्फ्लिक्ट कम रहेगा। आपको क्लियरली पता है कि किसकी बात सुननी है और आपको किसको बात सुनाना भी है, कि भाई आपके अंडर में कौन है, आपको किसको कंट्रोल करना है, वो भी आपको पता है।
सो द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज़ डन ऑन टॉप लेवल। तो वो भी हमने देखा था स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में, कि पहले जो भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबको डेलीगेट की जाती है, और फिर एक लेवल आता है जब आप इंटर रिलेशनशिप डेवलप करते हो, तब सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी वापस सेंट्रलाइज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वहाँ पे सारे पावर और अथॉरिटी सेंट्रलाइज हो गए। सेंट्रलाइज मतलब सारे पावर और अथॉरिटी इसके पास आ गए। अगर कंपनी में 1,000 रुपये का भी फ्रॉड होता है, 1,00,000 रुपये का भी फ्रॉड होता है, तो भी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आएगी। जिस क्लर्क ने किया है, जिस सुपरवाइज़र ने किया है, उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पूछा जाएगा कि भाई तुमने क्या कंट्रोल किया अपने सुपरवाइज़र को, तुमने कैसे काम कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्या क्या कंट्रोल कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्या सिक्योरिटी कर रहे हो कि तुम्हारे कंपनी में फ्रॉड हो गया, और मतलब फ्रॉड हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला, या फ्रॉड हो गया और तुम कंट्रोल नहीं कर पाए। तो अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज ऑन द टॉप लेवल। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डन स्ट्रेट लाइन, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन में जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी दोनों ही। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट इज कॉल्ड लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। पावर भी स्ट्रेट लाइन है टॉप टू बॉटम, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्ट्रेट लाइन है टॉप टू बॉटम, इसलिए इसको लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम फॉर्मेशन में देखते हैं कि इसका एक दूसरा भी नाम है। इसका दूसरा नाम क्या है? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द एंटायर बिजनेस यूनिट इज क्लासिफाइड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो हम इसको डायग्राम में दिख रहा है कि जनरल मैनेजर के नीचे 3 अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो हर डिपार्टमेंट किस तरीके से बनाया है? पहले आप सोचो कि काम क्या है, काम के हिसाब से उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया है। हर एक डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंटल हेड है, अ सेपरेट डिपार्टमेंटल हेड इज अपॉइंटेड। दिस डिपार्टमेंटल हेड इज आंसरेबल टू द सुपीरियर हेड ऑफ हिज और हर ओन एरिया। जैसे परचेज ऑफिसर है, परचेज ऑफिसर के का हेड कौन है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिखा है, तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होगा चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर या चीफ टेक्निकल ऑफिसर, जो भी उसका नाम दिया हो। तो परचेस ऑफिसर किसको जवाब देगा? चीफ टेक्निकल ऑफिसर को जवाब देगा। चीफ टेक्निकल ऑफिसर किसको जवाब देगा? उसके ऊपर कौन है? जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर किसको जवाब देगा? उसके ऊपर कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो इस तरीके से जो भी आपके सुपीरियर है आप उसको जवाब दोगे। द एरिया हेड इज गिवन ऑल द नेसेसरी पावर नीडेड एज पर हिज डिपार्टमेंट। तो आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको पूरा करने के लिए आपको जो भी अथॉरिटी या पावर चाहिए वो आपको दिया जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिविजन इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू द वर्क बट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। इसमें ये नहीं देखा जाता कि आपके पास काम क्या है। ये हम जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, उसमें हमको ये वाला पॉइंट थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। मैं थोड़ा बता देती हूँ। जैसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे कि एक डिसिप्लिन ऑफिसर है। ठीक है, हमने जो सेशन 2 है उसमें भी इसका जब इंट्रोडक्टरी देखा था तब एक बार देख लिया था कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि एक डिसिप्लिन ऑफिसर आपने अपॉइंट किया है। अभी अगर ऑफिस का कोई एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन में नहीं रहता तो भी डिसिप्लिन ऑफिसर उसको देखेगा। और सपोज़ अगर कोई फैक्ट्री का एम्प्लॉय है, वो कोई झगड़ा करता है, वो डिसिप्लिन के बाहर जाता है, तो भी डिसिप्लिन ऑफिसर ही उसके खिलाफ एक्शन लेगा। लेकिन लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट में एक अलग डिसिप्लिन ऑफिसर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का कोई भी एम्प्लॉई है और जो मार्केटिंग कर रहा है और उसने कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसके साथ कुछ झगड़ा हो गया, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक अलग पर्सन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो अपने मार्केटिंग स्टाफ को डिसिप्लिन करे, या फिर एक अलग डिसिप्लिन ऑफिसर होगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक अलग डिसिप्लिन ऑफिसर होगा। तो इस तरीके से काम सेम है, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग लोगों को वो दिया गया है। तो यहाँ पे फंक्शन नहीं देखा जा रहा, सिर्फ डिपार्टमेंट देखा जा रहा है। अगर फंक्शन देखा जा रहा होता तो सिर्फ एक ही डिसिप्लिन ऑफिसर होता पूरे ऑफिस के लिए, ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
बट बिकॉज यहाँ पे फंक्शन नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पे डिपार्टमेंट देखा जा रहा है, इसलिए हर एक डिपार्टमेंट अपना काम अलग अलग तरीके से करता है। हर एक डिपार्टमेंट ने अपना खुद एक डिसिप्लिनरी प्रोसीजर बना के रखा है और हर एक डिपार्टमेंट में एक डिसिप्लिनरी ऑफिसर अलग है। तो यहाँ पे जो भी वर्क होता है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से होता है, वर्क के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से नहीं होता। तो इसीलिए इसको एक डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा हमें ये भी जो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है, लीनियर स्ट्रक्चर है, वो कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं? हम ये वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत स्मॉल साइज़ की हो, उसका जो वर्क एरिया है बहुत ही लिमिटेड हो और कंट्रोल और डिसिप्लिन के प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा कम हो। ओके, सो आप लास्ट पैराग्राफ जो देखिए, सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज़ मोर फेवरेबल वेयर देयर इज़ अ स्मॉल साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, the work area is limited and problems of control and discipline are also limited। तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि स्मॉल साइज होना चाहिए और वर्क एरिया इज़ लिमिटेड? वर्क एरिया इज़ लिमिटेड मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं होते, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आप बहुत ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर ऐसी कोई कंपनी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, आप बार बार नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हो या फिर अपने प्रोडक्ट्स में चेंज कर रहे हो, तो ऐसे कंपनी में कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जो मार्केटिंग टीम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये दोनों को आपस में बहुत कम्युनिकेट करते रहना पड़ेगा कि देखो कल से ये वाला चेंजेस इम्प्लीमेंट करना है, हम लोग ये नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं 2 महीने बाद, ये हमारा नया रिसर्च हमने किया है, हमको इसको अपने प्रोडक्शन में अभी से इनकॉर्पोरेट करना है। ये सब कम्युनिकेट बहुत करना पड़ता है। और लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि बहुत सारे लेवल्स है, डायरेक्टर्स है, जनरल मैनेजर है, उसके बाद डिपार्टमेंटल हेड है, उसके नीचे ऑफिसर्स है, उसके नीचे सुपरवाइज़र है, तो बहुत सारे 6-7 तो लेवल है। ये जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, तो कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होता है। आपने वो गेम देखा ही होगा ना, गेम वो कम्युनिकेशन का एक गेम रहता है, उसमें क्या कि जैसे 6-7 लोगों को आप खड़े कर दो, पहला इंसान जो है वो सेकंड इंसान के कान में कुछ बोलेगा, फिर सेकंड इंसान को थर्ड इंसान को वो जो बात है वो कम्युनिकेट करनी है, उसके कान में बोलनी है, बाकी सबको नहीं सुननाई देना चाहिए, उसके कान में बोलना है। फिर थर्ड इंसान फोर्थ इंसान को चुपके से वही सेम मैसेज पास करेगा। इंटेंशन ये है कि सेम मैसेज पास होना चाहिए, लेकिन आप जब गेम खेलते हो तब एक्चुअली क्या होता है, सेकंड इंसान थर्ड इंसान को थोड़ा सा मैसेज चेंज करके बताता है, फिर थर्ड इंसान फोर्थ इंसान को थोड़ा सा मैसेज चेंज करके बताता है, फोर्थ फिफ्थ को थोड़ा सा मैसेज चेंज करके बताता है। जानबूझ के नहीं, वो गलती से हो जाता है। वो कम्युनिकेशन का एक गेम है, उसमें कम्युनिकेशन के जो पिटफॉल्स है, जो गलतियाँ है, वो बताने के लिए ये गेम खिलाया जाता है मैनेजमेंट क्लासेस में। तो जो फर्स्ट इंसान ने जो बात बताई है, फाइनली जो 7th इंसान तक जो बात पहुंचती है वो बिल्कुल एकदम अलग ही बात पहुंचती है। तो यहाँ पे भी यही इशू होता है, बिकॉज इतने सारे लेवल्स हैं। अगर आपको बार बार चीज़ें कम्युनिकेट करनी है, बार बार आपको अपने इनोवेशंस और रिसर्च के बारे में एक दूसरे को बताना है, तो फिर इतने सारे लेवल्स वो नहीं वर्क करेगा। ठीक है, वैसे में क्या होना चाहिए, जो लेवल्स है बहुत कम होने चाहिए। तो वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क में चेंजेस है, वहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर नहीं चलेगा। और साथ में अगर बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, मतलब अगर आपकी जैसे अगर कंपनी है, अगर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट है, तो वहाँ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे भी आपके कम्युनिकेशन का इशू रहेगा। तो वहाँ पे भी इतने सारे लेवल्स नहीं हो सकते हैं। दूसरा, कंट्रोल और डिसिप्लिन में भी अगर सपोज प्रॉब्लम है, सपोज जो वर्कर्स है, वर्कर्स में डिसिप्लिन का अगर इशू है, फॉरमैन उसको हैंडल कर लेगा, लेकिन फॉरमैन अगर आगे बात नहीं बता रहा, अगेन ये कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है। अगर वर्कर्स में डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, फॉरमैन बताए, वर्कर्स बताएंगे फॉरमैन को, फॉरमैन बताएगा सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र बताएगा ऊपर तक, तब तक तो 2 महीना चला जाएगा और तब तक तो वर्कर्स स्ट्राइक पे उतर भी जाएंगे। ठीक है, तो अगर डिसिप्लिन का, कंट्रोल का कोई भी इशू है, तो वहाँ पे भी ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन चैनल बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो।
तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च और इनोवेशन है, जहाँ पे कंट्रोल और डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, वहाँ पे बहुत फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, तो आप लीनियर स्ट्रक्चर नहीं यूज़ कर सकते हो। अगर कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि बहुत ही कम लोग हैं, तो वहाँ पे आप ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो यूज़ कर सकते हो, बिकॉज कम लोग हैं तो सबको पता है अपनी अपनी क्लियर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियरली सबको एक दूसरे के बारे में पता है, तो आप ये स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक बार ये देख लेते हैं, हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि जो पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टॉप से बॉटम में फ्लो होती है, तो उसके लिए हम जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है वो भी एक बार देख लेते हैं। इन लीनियर ऑर्गेनाइजेशन द ग्रेटेस्ट पावर इज सीन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सबसे ज़्यादा पावर है। दे टेक द पॉलिसी बेस्ड डिसीजंस। उसके बाद किसके पास है? द जनरल मैनेजर इज असाइंड द नेसेसरी पावर्स। जनरल मैनेजर इज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो आपको पूरा फॉर्मेशन बताना है। सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, उसके बाद जनरल मैनेजर है। General manager is the main administrative head whose work is to ensure that the lower employees follow the task and decision taken by the board of director. Board of director के सारे decisions general manager को implement करने हैं। The above given chart is divided into 3 departments, which is production, administration and sales department. As per the important work in each department, purchase, production, sales officers are appointed. Such officers carry the entire responsibility of their own section. मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हूँ और मैं चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर हूँ या चीफ टेक्निकल ऑफिसर हूँ, तो मेरे पूरे जो डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंडर सच ऑफिसर सुपरवाइजर, फॉरमैन, क्लर्क्स एक्सेट्रा वर्क। अंडर द फॉरमैन वर्कर्स वर्क। इन दिस वे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर पावर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर सपोज एक प्रोडक्ट है, फैक्ट्री एक प्रोडक्ट बना रही है, तो प्रोडक्ट सही बन रहा है, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो तो वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वर्कर ही तो वहाँ पे काम कर रहा है, वर्कर ही तो उसको हैंडल कर रहा है ना, वर्कर ही उसको हाथ से छू रहा है। अगर सपोज मैं बोलूँ कि मेरा जो मोबाइल है, मोबाइल का असेंबली बराबर नहीं हुआ, तो इस बराबर असेंबली किसने नहीं किया? वो किसी एक बेस लेवल जो वर्कर होगा उसी ने नहीं किया ना वो असेंबली। आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि सीधा डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की गलती है। अगर एक मोबाइल ख़राब हुआ है तो सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की गलती है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हो ना। हाँ, अगर मतलब पूरा बैच ख़राब है, मतलब आपके कोई कंट्रोल में कोई इश्यूज़ है, वो अलग चीज़ है, पर अगर कोई एक मोबाइल ख़राब है तो वो वर्कर की गलती है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर्स की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आप धीरे धीरे जैसे ऊपर जाते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस वर्क, काम उसके पास सबसे कम होगा। उसको जैसे कोई भी कंपनी होता है, सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ तो उनको साल में सिर्फ 4 बार ही मिलना होता है, 4 मीटिंग्स ही करनी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और ये मीटिंग में वो क्या करते हैं, उनको कोई बेसिक लेवल का काम नहीं करना है, उनको जो कंपनी का पर्सनल है, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है, वही उनको डेटा बताएंगे कि भाई ये क्वार्टर में हमने ये काम किया था, उसका ये रिज़ल्ट आया। अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको बस ये सारे रिजल्ट्स और सब कुछ कंसिडर करना है, और उनको बस एक पॉलिसी बनानी है। पॉलिसी भी क्या बनानी है ये भी एम्प्लॉयज़ ही बताते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकली जो होता है, एम्प्लॉयज़ ही बताते हैं कि हम अपना ओपिनियन बताते हैं कि हम इस तरीके का पॉलिसी बना सकते हैं। दूसरी कंपनीज जो है वो इस तरीके का पॉलिसी बनाया है और हम इस तरीके का पॉलिसी बना सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस है इसके बारे में, या फिर उनको इतना ठीक नहीं लग रहा, तो वो सामने क्वेश्चन पूछेंगे, एम्प्लॉयज़ फिर उसका जवाब लेके आएंगे। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद कहीं पे कुछ भी रिसर्च नहीं करने वाला, कुछ नहीं। उसको जो भी अपना एक्सपीरियंस है उससे पता है कि नहीं दूसरे कंपनी में क्या हो रहा है या फिर प्रैक्टिकली मार्केट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछेगा, एम्प्लॉयज़ उसका जवाब लेके आएगा। फाइनली उसको अगर सेटिस्फाइड है तो वो उस बेसिस पे पॉलिसी बनाएगा, या फिर एम्प्लॉयज़ उसको 2-3 ऑप्शन देंगे कि या तो हम पॉलिसी ए बना सकते हैं, पॉलिसी बी बना सकते हैं, सी बना सकते हैं, और उसके बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना डिसीजन लेके कि उनको कौन सा पॉलिसी बेस्ट लग रहा है।
तो बेसिकली काम सारा किसने किया, जो सबसे लोअर लेवल का इंसान है, जो एम्प्लॉय है, उसने काम किया। लेकिन जो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, उसने तो सिर्फ पॉलिसी बनाई और पॉलिसी बना के फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को बोल दिया कि अभी इसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने का काम भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नहीं है, उसका सिर्फ पॉलिसी अप्रूव करने का काम है। फिर वो तो अपने अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ पे रह जाएगा, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे है, और वो इम्प्लीमेंट करेगा। वो भी कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, वो अपने सारे डिपार्टमेंट्स को बोल देगा, अपने जो डिपार्टमेंटल हेड है, चीफ परचेज ऑफिसर है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर है, उन सबको बोल देगा, वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो काम है वो सबसे टॉप लेवल पे सबसे कम होता है। फिर जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो काम बढ़ता जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा था लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट को ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या काम कर रहे हो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे कि हम अपने चार्ट में देखेंगे कि जो अकाउंट्स ऑफिसर है, सपोज़ कोई अकाउंट ऑफिसर है, तो अकाउंट्स ऑफिसर एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड कोई बिल्स है उसको भी हैंडल करेगा, और वर्कर्स के जो वेजेस है उसको भी हैंडल करेगा। सिमिलरली अगर कोई सपोज़ मेंटेनेंस इंजीनियर है, तो मेंटेनेंस इंजीनियर को अगर फैक्ट्री की कोई मशीनरी है वो मेंटेन करनी है, तो मशीन को मेंटेन करने के लिए उसको फैक्ट्री के वर्कर्स का यूज़ करना पड़ेगा। वर्कर्स ही फाइनली उसको मेंटेन करेंगे ना, काम करेंगे उसको मेंटेन करने के लिए। तो वो फैक्ट्री के वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। एट द सेम टाइम अभी मशीन अगर मेंटेन करनी है तो उसके लिए थोड़ा सामान भी लगेगा ना, थोड़े ऑयलिंग्स लगेंगे, थोड़े स्पेयर पार्ट्स लगेंगे। तो वो सब खरीदने के लिए वो एम्प्लॉयज़ को बोल सकता है, जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि भाई मुझे ये सारे मटेरियल की इतने क्वांटिटी में ज़रूरत है, आप इतना मुझे मंगवा के दीजिए। और वो एट द सेम टाइम फैक्ट्री के वर्कर्स को भी बोलेगा कि इस टाइम पे जो मशीनरी है उसका मेंटेनेंस का काम करना है, तो आप XYZ पर्सन यहाँ पे इस टाइम पे इस दिन को अवेलेबल रहिएगा। ओके, तो ये जो इंसान है, ये लोग अपने काम के बेसिस पे किसी को भी कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है। अभी जो मैंने बोला, जैसे स्टोर का कोई भी पर्सन है, स्टोर रूम का वर्कर है, तो उसको कौन कौन इंस्ट्रक्शन देगा। अगर कोई सपोज़ परचेस डिपार्टमेंट है, उसने कोई चीज़ परचेस की है, तो वो स्टोर रूम का जो वर्कर है उसको बोलेगा कि भाई सुबह को 7 बजे ये मटेरियल आने वाला है, तुम तैयार रहना। मेंटेनेंस इंजीनियर ने मेंटेनेंस के लिए कोई मटेरियल ऑर्डर किया हुआ है, तो वो भी स्टोर रूम वाले को इंस्ट्रक्शन देगा कि देखो ये आज के तारीख में 10 बजे आने वाला है, तुम अवेलेबल रहना। एट द सेम टाइम अगर सपोज़ जो स्टोर रूम का जो वर्कर है उसके कोई बिल्स पेंडिंग है, उसकी सैलरी है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन में जो अकाउंट्स ऑफिसर है वो भी इंस्ट्रक्शन देगा कि देखो मुझे तुम्हें बिल्स से लेके थोड़ा क्लैरिफाई करना है, तुम 11 बजे मेरे पास आ जाना। तो है उसके पास काम स्टोर रूम से रिलेटेड, लेकिन उसको 3 अलग अलग जगह से परचेज ऑफिसर भी इंस्ट्रक्ट कर रहा है, मेंटेनेंस ऑफिसर भी इंस्ट्रक्ट कर रहा है, अकाउंट्स ऑफिसर भी इंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कभी कभी इश्यू ये हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मतलब परचेज ऑफिसर ने भी 7 बजे का टाइम दिया, मेंटेनेंस ऑफिसर ने भी 7 बजे का टाइम दिया, अकाउंट्स ऑफिसर ने भी बोला 7 बजे आ जाना, तो अब मैं किसकी बात मानूं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बट इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो काम है वो स्पेशलाइज्ड है ना। वो जो स्टोर रूम का जो ऑफिसर है उसको पता है कि स्टोर रूम में कौन सी चीज़ किस तरीके से मैनेज करनी है, वो एक स्पेशलाइज्ड काम है उसका, तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली उस काम को कर सकता है, ये उसका फ़ायदा है। सो यहाँ थर्ड लाइन में आप देखिए, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्क एज द स्ट्रेस इज़ मोर ऑन डिपार्टमेंट एंड लेस ऑन फंक्शन। तो हमने देखा था कि स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए ये काम अच्छा है, मतलब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। अकॉर्डिंग टू लीनियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑफिसर्स इन द यूनिट हैव टू परफॉर्म मेनी काइंड ऑफ वर्क. It is obvious all of them are not expert in all the varieties of work. Hence, a structure is formed in which the experts with specialized knowledge are given specific responsibility. जैसे हमने स्टोर रूम के वर्कर का जो एग्जाम्पल देखा, हो सकता है कि जो परचेज ऑफिसर हो उसको स्टोर रूम का थोड़ा एक्सपीरियंस हो, लेकिन मेंटेनेंस ऑफिसर को इतना स्टोर रूम का एक्सपीरियंस नहीं हो। अगर मैंने मेंटेनेंस ऑफिसर को बोल दिया कि तुम अपना स्टोर रूम अलग मेंटेन करो, उसमें थोड़ा मटेरियल गायब होने का रिस्क हो सकता है, या फिर
थोड़ा एक्सपायरी हो गया या फिर स्पॉइल हो गया, उसने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का, तो वहाँ पे स्पॉइल होने के चांसेस ज़्यादा होता है। अभी नॉर्मली हम अकाउंट्स, हमको समझ में आता है तो हम अकाउंट्स का एग्जांपल देख लेते हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने कोई बिल पास किया, ठीक है, उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो भी पर्सन है उसको पता है डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। अभी अगर मैं एक सेल्स डिपार्टमेंट वाले को बोल दूँ कि भाई तुम जो भी सेल करोगे ना उसका एंट्री तुम करोगे, वहाँ पे डेबिट क्रेडिट तुमको डालनी है तुम्हारे सारे सेल्स में। अगर तुम्हारा जो सेक्शन है वो कोई खाने पीने पे खर्चा करता है या ट्रैवलिंग पे खर्चा करता है तो उसकी जो जर्नल एंट्री है वो तुमको डालनी पड़ेगी। अभी सेल्स डिपार्टमेंट वाला तो उसने तो सीखा है मार्केटिंग करना या फिर सेल्स करना या फिर प्रोडक्शन करना सीखा है, उसने तो अकाउंटिंग पे कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। अकाउंटिंग की हो सकती है उसने पढ़ाई ही ना की हो। तो अगर वो इंसान फिर एक्सपेंसेस के वाउचर डालना शुरू करेगा तो वो डेबिट और क्रेडिट गलत करेगा, डेबिट और क्रेडिट गलत करेगा तो आपके पूरे अकाउंट्स ही गलत बन जाएंगे और इतनी छोटी छोटी एंट्री होगी कि आप ढूंढ ही नहीं पाओगे उस चीज़ को, है ना। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है कि जो इंसान को जो चीज़ आती है उसको वही करने का, भले वो फिर किसी भी डिपार्टमेंट में हो। सो फॉर्मेशन में हम देख लेते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू वर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशलाइजेशन। In this structure, the distribution of work is not done according to department but according to nature of work। ठीक है, तो ये हमने लीनियर में भी एक एग्जांपल देख लिया था कि लीनियर में हमने ये एग्जांपल देखा था कि अगर कोई डिसिप्लिन ऑफिसर है तो डिसिप्लिन ऑफिसर सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को डिसिप्लिन नहीं करेगा, हर डिपार्टमेंट में एक डिसिप्लिन ऑफिसर रहेगा। ये लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, सिर्फ एक ही डिसिप्लिन ऑफिसर रहेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में और वो हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को डिसिप्लिन देखेगा। फॉर ईच काइंड ऑफ वर्क डिफरेंट एक्सपर्ट्स आर अपॉइंटेड। हो सकता है ये जो डिसिप्लिन ऑफिसर हो वो कोई लीगल पर्सन हो, उसको एडवोकेट हो, उसको लॉ का भी आइडिया हो, जो कंट्री के लॉ का भी आइडिया हो और उसको कंपनी की जो इंटरनल लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका भी बेटर आइडिया होगा। तो जब वो डिसिप्लिन भी कर रहा है तो वो बेटर तरीके से डिसीजन ले पाएगा कि किसको कितना मेमो देना है, किसको कितना वार्निंग देना है, और फिर अपना डिसीजन अच्छी तरह इक्वली ले पाएगा, सभी लोगों के लिए एक इक्वल डिसीजन ले पाएगा। Such employees are not only advisors, they are also administrative head who are fully responsible to the task assigned। तो आपको जो भी टास्क असाइन किया है इन ऑफिसर्स को वो उसके लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफिसर इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ परचेज रिलेटेड वर्क। ओके, सो मैंने अगर परचेज ऑफिसर है मेरा, तो अगर आप कोई गवर्नमेंट कंपनी में देखो तो गवर्नमेंट कंपनीज में टेंडरिंग से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे कि आपको टेंडर के पहले 21 दिन पहले आपको एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ करना है, दो न्यूज़पेपर में रिलीज़ करना है, एक रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए, एक नेशनल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर होना चाहिए। और फिर टेंडर रिलीज़ करने के बाद भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं कि पहले आपका टेक्निकल बिड खुलेगा, फिर पहले तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होगा, उसके बाद टेक्निकल बिड खुलेगा, फिर फाइनेंशियल बिड खुलेगा। उसमें भी अगर सपोज ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर आपको वापस टेंडर करना पड़ेगा कंपलसरीली। अगर जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसने किस तरीके का अमाउंट कोट किया है उसके बेसिस पे भी वापस आपको हो सकता है कि वापस टेंडरिंग करवाना पड़ेगा। तो उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। उसमें आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने अमाउंट की लेनी है, कब तक अपने पास रखनी है, अर्नेस्ट मनी कितने अमाउंट की लेनी है, कब तक अपने पास रखनी है, और आप वो ये सारी चीज़ें रिटर्न नहीं कर सकते हो। वो जो रूल्स है उसमें जो टाइम पीरियड दिया है उसके पहले आप रिटर्न नहीं कर सकते हो। अगर आपने रिटर्न कर दिया तो ये माना जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्टर को फेवर कर रहे हो, आप उसके साथ पार्शियलिटी कर रहे हो। तो ये सारे जो टेंडरिंग है वो कंपनी के अंदर खुद के भी बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के भी रूल्स हो सकते हैं। तो अगर कोई परचेज ऑफिसर है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये तो रेगुलरली परचेज करते हैं ना, ये तो रेगुलरली टेंडर निकालते हैं, तो उसको ये सारे रूल्स अच्छी तरह पता होगा। अगर आप ये अचानक से बोल दो कि नहीं हम डिपार्टमेंट वाइज परचेज करने वाले हैं, और जो आईटी डिपार्टमेंट का पर्सन है उसको बोल दो कि ठीक है अब से आईटी से रिलेटेड जितना भी परचेज होगा, कंप्यूटर का परचेज है वो तुमको करना है, आईटी डिपार्टमेंट को करना है, पर आईटी डिपार्टमेंट को परचेज के टेंडरिंग के रूल्स पता ही नहीं है। उसको तो क्या पता है कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर कौन सा ख़रीदना है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, मुझे किस तरीके से अपने जो सर्वर्स है उसको मेंटेन करके रखना है,
कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा वर्जन चल रहा है, ये सारी चीज़ें उसको पता होगी। अभी कंप्यूटर खरीदने के स्पेसिफिकेशन उसको पता होगी, लेकिन टेंडरिंग, मुझे किस तरीके से खरीदना है, मुझे टेंडर कैसे कॉल फॉर करना है, मुझे बिड कैसे ओपन करना है, ये सारे रूल्स तो उसको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो रूल्स फॉलो पता ही नहीं है, तो फिर फॉलो कैसे करेगा। तो यहाँ पे वो परचेज ऑफिसर के पास स्पेशलाइजेशन है, तो आप ये सारे काम भी परचेज ऑफिसर से ही करवाओगे। जबकि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि अगर वो आईटी डिपार्टमेंट है तो आईटी डिपार्टमेंट वाला आपका परचेज अलग करेगा और फैक्ट्री डिपार्टमेंट वाला अपना टेंडर अलग निकालेगा। तो उससे क्या होगा, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से रूल्स का उल्लंघन होने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है, इन वर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन द सुप्रीम पावर रेस्ट विद द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर जनरल मैनेजर बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो। एज पर द चार्ट गिवन अबाउ द यूनिट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और फैक्ट्री डिपार्टमेंट है। हर यूनिट के पास अपनी खुद लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ पड़ी है, और ये जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ है, ये जो एक्टिविटीज़ है वो कुछ ऑफिसर्स को असाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस ईच ऑफिसर कैन गिव ऑर्डर्स टू द एम्प्लॉयज़ अंडर हिम टू परफॉर्म द टास्क। और ये जो असाइन किया गया है उनको काम, उसके हिसाब से वो अपने जो जूनियर्स हैं उनको ऑर्डर्स देंगे। तो इसके साथ हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं। ये थोड़ा जो है मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लंबा चल रहा है, तो एक हम डायरेक्ट जो लास्ट का हमारा जो स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, उसको एक बार देख लेते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रहेगा कि टीम्स, बहुत सी कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पे टीम्स बटी हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जब सेशन 2 में भी हमने इंट्रोडक्टरी देखा था, तो वहाँ पे भी हमने 1-2 एग्जाम्पल ऐसे देखे थे कि जैसे मैं ऑडिट करने जा रही हूँ, ठीक है, तो मेरी जो कंपनीज है, मेरी कंपनी में 40-50 लोग हैं, और जब ऑडिट करने जाती हूँ, मेरे पास कोई कंपनी आती है तो मैं अकेली नहीं जाती। वी आर अ टीम ऑफ 3 पर्सन और 4 पर्सन, हम लोग ये ऑडिट करने के लिए जाते हैं। अभी सपोज़ मैं कोई एक नॉर्मल फैक्ट्री है, वहाँ पे हम 4 लोगों की टीम ऑडिट करने गई, हमने ऑडिट सब कंप्लीट कर लिया हमारी टीम, तो वो हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा हमारे पास एक कंपनी आई। अभी ये जो कंपनी है, हो सकता है कि वो कोऑपरेटिव बैंक हो, या फिर कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो, कोई फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है। तो हमारा जो सीनियर है उसने ये सोचा कि भाई ये फाइनेंशियल सेक्टर से है, थोड़ा सेंसिटिव है, तो हम ऐसे इंसानों को भेजेंगे जिनको पहले एक्सपीरियंस रह चुका है। तो मेरे टीम में से हो सकता है उनको एक ऐसा बंदा मिला कि इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसको ज़्यादा नॉलेज है, इसको निकाल लेते हैं। दूसरे टीम में से भी ऐसा पर्सन था जिसने पहले ये चीज़ देखी हुई है, उसको निकाल लिया। तीसरे टीम में से एक पर्सन को निकाल लिया। तो 4 अलग अलग टीम में से उन्होंने 4 लोगों को निकाल के एक नया टीम बना दिया। और एट द सेम टाइम मेरे टीम में भी तो मैन पावर कम हो गया, मेरे टीम से एक पर्सन निकाल लिया, तो मेरे को एक नया पर्सन दिया मेरे टीम में। तो वापस पहले प्रोजेक्ट में मेरी जो टीम थी, अभी जो सेकेंड प्रोजेक्ट है उसमें मेरी टीम बिल्कुल ही चेंज हो गई, और तो जो बैंकिंग वाला प्रोजेक्ट है वो एक बिल्कुल ही नए टीम को मिल गया। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के बेसिस पे हर एक प्रोजेक्ट में एक नया टीम बनेगा। अभी ये एग्जांपल आप आर्किटेक्ट वाले फर्म में भी ले सकते हो। जैसे जो फर्म्स है जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग या तो करती है, या फिर वो आर्किटेक्ट करती है, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, टैंक, ये सब डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे भी सेम ही होता है। वहाँ पे भी टीम्स बनती है, 2 लोगों की, 3 लोगों की टीम बनती है। उनको जब भी एक प्रोजेक्ट आता है, बिकॉज ये प्रोजेक्ट्स क्या लॉन्ग टर्म नहीं होते। अभी आपके घर का अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना है, सालों साल तो वो नहीं चलेगा ना काम। वो क्या होगा, 2 महीने का काम होगा, डिज़ाइनिंग होगा, फर्नीचर बनाने का काम होगा, तो वो सब कुछ कंप्लीट करें आप 2-3 महीना मैक्सिमम होगा। उसके बाद फिर दूसरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज टीम बनती है। So matrix organization is a modern kind of organization, and it has 2 different types of structure. एक है simple kind of structure which forms the part of decision making, and the second one is the technical problem solution structure. तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर तो ये है, सिंपल स्ट्रक्चर है। आप जैसे ये टेबल पे देखोगे तो ऊपर जो लिखा है प्रोडक्शन, परचेज, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, मतलब ये हर एक डिपार्टमेंट का नाम है। और नेक्स्ट है जो आपके जो वर्टिकल में लिखा है वो है आपका टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन
बेस्ड, यानी कि उसमें प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। तो ये जो एग्जाम्पल दिया है उनमें उन्होंने क्या लिखा है कि इनका सपोज कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आएगा जो मैंने आपको अपने ऑडिट में ही एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोला था ना, तो ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्ट का देख लेते हैं। कोई बिल्डर गया एक कंपनी के पास, एक दूसरे कंसल्टेंसी के पास, उन्होंने कहा कि भाई हमें ये वाला करना है, हमें ये काम करना है। तो वो क्या करेगा, वो एक्सपीरियंस देखेगा, हर एक डिपार्टमेंट में से एक पर्सन लेगा। एक आर्किटेक्ट का जो डिपार्टमेंट होगा, आर्किटेक्ट के डिपार्टमेंट में से एक पर्सन लेगा। इंटीरियर डिज़ाइनर का जो डिपार्टमेंट होगा, इंटीरियर डिज़ाइनर में से एक पर्सन लेगा। इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट होगा, इंजीनियरिंग में से एक पर्सन लेगा। अभी आप एक एग्जांपल ये ले लीजिए, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो कहते हैं, जो गवर्नमेंट सपोज कोई ब्रिज बना रही है तो वो किस तरीके से देती है, ईपीसी मीन्स इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंसल्टेंसी। तो यहाँ पे कैसे होता है, गवर्नमेंट जब बोलती है किसी कॉन्ट्रैक्टर को ब्रिज बना के दो, तो पहले तो वो कंसल्टेंट है ना, वो ब्रिज पूरा डिज़ाइन करेगा कि भाई ये ए पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाएगा, उसका विड्थ इतना रहेगा, ये पूरा डिज़ाइन भी कंसल्टेंट हमको करके देगा। उसके बाद वो जो भी चीज़ें खरीदनी है, सीमेंट खरीदना है, सरिया खरीदना है, वो सारी चीज़ें जो खरीदनी है वो भी कॉन्ट्रैक्टर ही खरीदेगा। और उसके बाद जो फाइनली बनाना है वो काम भी कॉन्ट्रैक्टर ही करके देगा। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास एक डिज़ाइन डिपार्टमेंट होगा, डिज़ाइन डिपार्टमेंट से 2 लोग आएंगे। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा, वहाँ से 2 लोग आएंगे। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी, या फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट बोल दो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोल दो, वहाँ से भी 2-3 लोग आएंगे। तो इस तरीके से टीम बनेगा आपका। So the combination of both this results in the matrix organization. Hence matrix organization is modern organization. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इसको इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज ये जो ईपीसी और सब कुछ है ये बहुत पुराने ज़माने में नहीं था। मतलब आप एकदम उसको नया नहीं बोल सकते हो, बट 20-30 ईयर्स आप बोल सकते हो। 20-30 ईयर्स से ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स और ये सब मेथड्स शुरू हुए हैं। प्रीवियसली क्या होता था कि सपोज गवर्नमेंट ने अगर कुछ ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, तो भी जो परचेज है, सपोज सीमेंट परचेज करना है, सरिया परचेज करना, जो मटेरियल परचेज करना है, गवर्नमेंट खुद परचेज करती थी और कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ रोड बिछाना होता है। ठीक है, वो डिज़ाइन भी खुद ही करती थी गवर्नमेंट, मटेरियल भी खुद ही परचेज करती थी और कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ रोड बिछाने को बोलती थी। लेकिन अभी उन्होंने सब कुछ काम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, डिज़ाइन भी आप ही करो, मटेरियल भी आप ही करो, और हम सिर्फ चेक करेंगे कि भाई, हम सिर्फ ये बताएंगे कि मटेरियल आपको कौन सा खरीदना है, पर खरीदने का काम, उसको स्टोर करने का काम सब कुछ आप ही करो और बनाने का काम भी आप ही करो। ठीक है, हम सिर्फ चेकिंग करेंगे कि भाई जो क्वालिटी है वो बराबर है कि नहीं है। तो ये जो मेथड है थोड़ा 20-30 ईयर्स से ही आया है, इसलिए इसको मॉडर्न काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया जा रहा है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग बोल दो, आर्किटेक्ट बोल दो, सब इतना भी पुराने, मतलब पुराने लेवल पे था, पुराने ज़माने में था, बट वो फिर छोटी छोटी कंपनी सॉर्ट ऑफ थी, इंडिविजुअल्स ये सब करते थे, कंपनी फॉर्म में इतने लोग करते नहीं थे। सो इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द स्पेशलाइज्ड वर्क नीड्स आर गिवन बेनिफिट्स। तो जो भी आपके जो क्लाइंट है उसके हर एक के स्पेशलाइज्ड नीड हो गए, तो इसके बेसिस पे आपका जो प्रोडक्ट के टीम के मेंबर्स है वो चेंज होते रहेंगे। अगर आपको ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो आप ऐसे टीम मेंबर्स को लोगे जिसको ब्रिज बनाना आता है, पहले एक्सपीरियंस है। अगर आपको बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो आप ऐसे लोगों को लोगे जिसको बिल्डिंग को डिज़ाइन करने का एक्सपीरियंस है। कभी अभी बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट भी आ रहे, ग्रीन बिल्डिंग आ रही है, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का अगर बिल्डर कोई बोलता है कि मुझे अपने जो बिल्डिंग है वहाँ पे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना है, तो आपको फिर टीम में एक ऐसे बंदे को लेना पड़ेगा जिसको ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। वरना फिर अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करवाना, तो फिर आप उसको टीम में नहीं लोगे। तो आपके जो स्पेशलाइज नीड है उसके हिसाब से आपके टीम मेंबर डिसाइड हो गए। नेक्स्ट, डिज़ाइन इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वी फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको काम भी देखना है और प्रोजेक्ट भी देखना है। ईच प्रोजेक्ट मैनेजर इज गिवन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास एक अलग प्रोजेक्ट होगा।
एज मेनी प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर अपॉइंटेड एज पर द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, जितने प्रोजेक्ट्स है उतने प्रोजेक्ट मैनेजर रहेंगे. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोजेक्ट असाइंड टू हिम. तो प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम है, उसके पास जो प्रोजेक्ट है उसको सिर्फ वही देखना है, दूसरे का प्रोजेक्ट देखने की उसको ज़रूरत नहीं है. उसको क्या, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका प्रोजेक्ट टाइम पे हो जाना चाहिए, उसका प्रोजेक्ट का जो बजट है वो बजट के अंदर उसका काम होना चाहिए, उसका जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए. द एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट वर्क एरिया. इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर चूज़ करते हैं बहुत बार कि ये वाले डिपार्टमेंट से मुझे ये बंदा चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट से मुझे दूसरा बंदा चाहिए. उसको जो भी पर्सन पसंद है वो वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट से वो पर्सन को लेगा. सच काइंड ऑफ सिलेक्टेड एक्सपर्ट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप. और फिर हर इंसान को एक प्रोजेक्ट टीम असाइन की जाएगी. तो कंप्यूटर एक्सपर्ट होगा, कोई रिसर्च एक्सपर्ट होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट होगा, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट होगा. तो जो भी एक्सपर्ट्स होंगे उनको अलग अलग टीम में ज़रूरत के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा. एंड देन वो एक प्रोजेक्ट का टीम बनेगा और फिर उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. सो वो सेम ही चीज़ इसमें रिपीट की जा रही है. तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, द फ्लो ऑफ अथॉरिटीज़ इज डबल फोल्ड. फॉर एग्जाम्पल, द जनरल मैनेजर फ्रॉम द अपर लेवल passes on the project to the project head to lower level in a linear manner. It is also mentioned here that all the project heads function independently. They obtain experts needed by them from different work group. The type of organization is favorable when it is necessary to combine technology with function. तो यहाँ पे क्या होता है, जो हेड है आपके कंपनी का वो आपका जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ जो भी होगा, वो प्रोजेक्ट जो मैनेजर है उसको इंस्ट्रक्शन देगा और प्रोजेक्ट मैनेजर उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो अपने टीम मेंबर्स को इंस्ट्रक्शन देगा और उनसे काम करवाएगा. ठीक है. और यहाँ ये कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे आपको फंक्शन की भी ज़रूरत है कि भाई वर्क की भी ज़रूरत है और नॉलेज की भी, स्पेशलाइज नॉलेज की भी ज़रूरत है, स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है. तो ये हमने 3 देख लिए, लीनियर, फंक्शनल एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. और थोड़ा सेशन लंबा हो रहा है, सो हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे. थैंक यू.